Hello students, now today we start the new topic motion in 2D, two dimension. तो मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में बात करेंगे जिसका एक टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन आज स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक इसे आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या है। चलिए होता क्या है ये तो सबको मालूम है, मेरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि होता क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन 1D, देन पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 1D क्या था इसके बारे में बात करें सबसे पहले कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेटेड मोशन करती है, तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में लीनियर मोशन करती है तो उसको हम लोग मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन इस तरीके से बुलाते हैं। बट जब हम बात करते हैं मोशन इन 2D की, दैट मीन्स जब कोई बॉडी ड्यूरिंग द मोशन टू डायमेंशंस कवर करती है, दैट मीन्स टू एक्सेस एक साथ इंक्लूड करती है, दैट मीन्स एक प्लेन कवर करती है, पूरा सरफेस ऑक्यूपाई करती है, तो ऐसे में उसके मोशन को बोलते हैं मोशन इन 2D। देखिए मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर अ बॉडी टू कंक्लूड 1D मोशन और 2D मोशन। क्या वो वजह है जिसकी वजह से कोई बॉडी 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल मोशन करती है। तो बेटा उसकी सबसे फंडामेंटल कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी बॉडी पर ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। देखिए लाइन ऑफ एक्शन मींस होता है कि सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ड्यूरिंग द मोशन किसी बॉडी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो हमेशा 1 डायमेंशनल मोशन करता है। जैसे हम कोई स्कूटर चला रहे हैं और ड्यूरिंग द राइडिंग ऑफ स्कूटर हमने स्कूटर को उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रखा है जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा था, तो ऐसे में वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता जाएगा। सिमिलरली अगर हमने क्या किया, हम स्कूटर चला रहे थे और स्कूटर चलाते वक्त हमने ब्रेक अप्लाई किया, दैट मींस रिटार्डेशन अप्लाई किया या फिर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, हमने क्या देखा कि इस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट थे और वो स्टिल एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हुए स्टॉप हो रहा था। दैट मीन्स कि अगर हम किसी सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन ऑफ एक्शन में लगाते हैं, दैट मींस या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन कवर करता है। मगर व्हाट विल हैपन if velocity and acceleration both are acting in different line of action। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बॉडी पर हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग दिशाओं में, यहाँ पर बात सेम या अपोजिट डायरेक्शन की नहीं हो रही है, इसके अलावा दैट मींस लाइन ऑफ एक्शन ही चेंज हो गया है, दैट मींस अब सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रखा है तो बॉडी हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे कुछ एंगल पे मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे थ्रो करते हैं, जैसे हमने क्या किया ग्राउंड में एक बॉल ली और उस बॉल को थ्रो कर दिया कुछ एंगल पे, तो क्या होता है वो पहले ऊपर जाती है कुछ कर्व बनाते हुए, वो पहले कुछ ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाने के बाद दूसरे हैंड पर आते आते नीचे आती है, दूसरे हैंड पर आने के लिए नीचे आती है। दैट मीन्स वो कुछ इस तरीके का मोशन करती है, कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है। तो ऐसा कर्व जो हमें मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्या है ये कर्व? तो बेटा ये जो मोशन हो रहा है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि जरा देखिएगा जब ये ऊपर जा रही थी कुछ एंगल पे तो ऐसे में ये वर्टिकल एक्सिस में भी हाइट गेन कर रही थी और हॉरिजॉन्टल में भी रेंज कवर कर रही थी। एक साथ इसने 2 एक्सिस यूज करी, 2 डायमेंशंस यूज किए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। अब जरा देखिए ऐसा हुआ क्यों, जब आपने इसको इस तरफ थ्रो किया था तो आपने वेलोसिटी किधर दी थी, इन दैट डायरेक्शन। अब वेलोसिटी तो इधर दी थी पर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते वक्त या फिर बॉल को थ्रो करते वक्त आपने उसमें कोई मोटर या इंजन नहीं लगा रखा था, दैट मींस आपने थ्रो करने के अलावा और कुछ नहीं दिया, दैट मींस आपने वेलोसिटी के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया। बट अगर आपने कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिलेगा नहीं, जब वो
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आपकी यू वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद जा रही थी, तब अर्थ की जो ग्रेविटी थी वो ग्रेविटी उस पर एक एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगा रही थी। ऐसे में क्या था, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन थे ये दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हो गए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गई थी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन हो गया था वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में। अब जरा देखिएगा, क्या ये दोनों पैरामीटर्स, बात करें वेलोसिटी की या फिर एक्सेलरेशन की, तो दोनों के ही लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। और हमने अभी आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हो जाएगी तो मोशन नेसेसरी है टू डायमेंशनल मोशन ही होगा, वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं हो सकता। इस तरीके से मोशन इन 2D क्या है और क्यों है ये क्लियर हो गया। टू डायमेंशनल मोशन क्या है, जब कोई बॉडी मोशन करते वक्त एक प्लेन कवर करती है, एक सरफेस ऑक्यूपाई करती है, दैट मींस एक साथ टू डायमेंशंस, टू एक्सिस यूज करती है, तो उस मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्यों करती है, क्योंकि जब उस बॉडी पे लगने वाली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लगते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं, दैट मींस कंप्लीटली डिफरेंट एक्सिस हो गई। तो अगर दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर वर्क करते हैं तो वो मोशन हमेशा टू डायमेंशनल मोशन होगा। अब टू डायमेंशनल मोशन का हम एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को आप हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर या वर्टिकल से कुछ एंगल पर थ्रो करेंगे तो उसका पाथ कुछ इस तरीके का कर्व होता है। इस कर्व को यहाँ पर हम कुछ पैराबोला बोलते हैं। अब ये पैराबोला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसके बारे में बताएंगे, बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो कर्व बन रहा है ये पैराबोला होता है और इस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि शो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट मींस किसी बॉडी जो कि कुछ एंगल पे थ्रो की जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो वो जो पाथ ट्रेस करती है, जो पाथ बनाती है, जो ट्रेजेक्टरी फॉर्म करती है, ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे पाथ ही बोलते हैं, तो जो ट्रेजेक्टरी फॉर्म करती है वो ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं ना, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब देखिए ये तो बात बिल्कुल वैसी हो गई ना कि हम जिसको प्रूफ करने जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ पता ही नहीं। हम बताने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला होता है, पर हमें यही नहीं मालूम कि पैराबोला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पैराबोला को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात, पैराबोला क्या होता है, देखिए जैसे सर्किल होता है, सर्किल क्या करता है, एक लूप फॉर्म करता है, क्लोज लूप। वैसे ही पैराबोला एक ज्यादा कर्व्ड पाथ होता है। सर्किल एक सर्किल फॉर्म कर रहा है, मतलब एक लूप फॉर्म कर रहा है, पैराबोला एक कर्व पाथ करता है, एक कर्व फॉर्म करता है। उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे अगर बात करें सर्किल की तो होती है x² + y² = r²। ये आपने मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्किल देखी होगी। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो होता है y = mx + c। उसी तरीके से पैराबोला की भी एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। अगर उस फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल देते हैं कि पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। दैट मींस अगर पैराबोला की जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है इक्वेशन की, वैसी इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि वो पैराबोला है। इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैराबोला इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे होती है। तो जरा मैथमेटिकली आपको पैराबोला की इक्वेशन के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, पैराबोला इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने कहा हमारे पास दो एक्सिस है, मतलब दो वेरिएबल है, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल y ले लिया, दूसरा वेरिएबल x ले लिया, तो मैंने कहा कि अगर y और x को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से कि एक फंक्शन हमारा लीनियर होगा। लीनियर का मतलब उसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और दूसरा वेरिएबल कैसा होगा, स्क्वायर। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा y = 4ax², या फिर y² = 4ax, या x² = 4ay, या x = 4ay²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर यहाँ पर लिख दे y = 4ax² + 2x, तो ये भी पैराबोला है। अगर यहाँ पे लिख दे -4x, तो भी ये पैराबोला है। अगर यहाँ पे लिख दे +-10, तो भी ये पैराबोला। अगर यहाँ पे लिख दे +10y + 100, तो ये भी पैराबोला है। देखिए पैराबोला के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या, पहले उसके बारे में बात करनी है।
हमें इन सब पैरामीटर्स लेना नहीं है। पैराबोला के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, तो एक x हो गया, दूसरा y हो गया। दूसरी चीज, एक फंक्शन अगर हमें लीनियर मिल रहा है तो दूसरे का स्क्वायर फंक्शन मिलना मैंडेटरी है। अगर वो स्क्वायर में मिल रहा है देन हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह देंगे वो पैराबोला है। जैसे यहाँ पे y है, इधर लीनियर फंक्शन में x स्क्वायर मिल गया। जैसे मैंने बात करी यहाँ पर y है स्क्वायर में, x लीनियर में मिल गया। जैसे यहाँ पे x है स्क्वायर में, y लीनियर में मिल गया। जैसे यहाँ पे x है लीनियर में, यहाँ y स्क्वायर में मिल गया। तो अगर एक वेरिएबल हमारा लीनियर है और दूसरा स्क्वायर है, अगर दोनों ही स्क्वायर हो गए तो पैराबोला नहीं होगा, दोनों ही लीनियर हो गए तो भी वो पैराबोला नहीं होगा। एक फंक्शन लीनियर मिलना चाहिए और दूसरा स्क्वायर मिलना चाहिए। अब दूसरे का लीनियर भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरे का स्क्वायर मिलना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो एक लीनियर फंक्शन दूसरे स्क्वायर फंक्शन के डायरेक्टली डिपेंडेंट मिल जाएगा, दैट मींस एनी हाउ हमें y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये पैराबोला ही रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर ये x एक्सिस ले रखी है, y एक्सिस ले रखी है, तो इस तरीके से पैराबोला रिप्रेजेंट होते हैं। ये एक पैराबोला हो गया, ये दूसरा पैराबोला हो गया, ये तीसरा पैराबोला हो गया, चौथा पैराबोला हो गया। इस तरह की कर्व्ड सरफेसेस को हम लोग इस तरह से कर्व्ड लाइंस को हम लोग यहाँ पे पैराबोला बोलते हैं, जो एक सरफेस ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे यहाँ पर बात है इसकी कि ये बेटा इसने क्या किया, इसने x को भी कवर रखा है, इसने y को भी कवर रखा है, दोनों की वैल्यू ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो ये तो था पैराबोला और ये थी इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस से हमें बेसिकली क्या थीम लेनी थी कि अगर एक लीनियर फंक्शन दूसरे के स्क्वायर के डिपेंडेंट मिल गया, एक लीनियर फंक्शन दूसरे के स्क्वायर के डिपेंडेंट मिल गया, तो हमें कुछ नहीं सोचना, हम सीधा बोल देंगे कि वो पैराबोला है। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic, पैराबोलिक या पैराबोला भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट मींस एक बॉडी लेनी पड़ेगी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही हो। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या किया, एक बॉडी ली, ये बॉडी ली, ये ग्राउंड सरफेस ले लिया। ग्रेविटी किधर लग रही होगी, नीचे लग रही होगी, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा होगा। इसको मैंने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से, इससे ना u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है क्या होने वाला है, जब ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है पहले ये ऊपर जाएगा, फिर एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वापस आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना बेटा। अगर आपने इतना हाई वेलोसिटी थ्रो नहीं किया कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो क्या होगा कि एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद वो वापस लौट आएगा। इस तरीके से वो यहाँ पर वापस लौट आएगा एक सर्टेन हाइट कवर करने के बाद। तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हमें बताना है कि ये जो ट्रैजेक्टरी फॉर्म हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये जो ट्रैजेक्टरी फॉर्म हो रही है ये कैसी है, पैराबोलिक है, ये बतानी है। तो पैराबोलिक बताने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही डिस्टेंसेस को रिलेट कराना पड़ेगा, और अगर एक फंक्शन दूसरे के स्क्वायर के डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया तो पैराबोलिक प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि अगर यहाँ से u वेलोसिटी थ्रो किया है और किसी टाइम इंस्टेंट t में ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, टाइम इंस्टेंट t में ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ठीक है। मैंने कहा इसने हॉरिजॉन्टल में क्या रेंज कवर करी, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में इसने रेंज कवर करी x, हॉरिजॉन्टल मैंने x ले लिया, और वर्टिकल में क्या रेंज कवर करी, मैंने कहा ये मैंने ले लिया यहाँ पर y।
अब इस y और x को मुझे रिलेट कराना है। अगर y और x एक लीनियर और दूसरा स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया, तो पैराबोला प्रूफ हो गया। तो अब ये कैसे करेंगे? अगर y और x दोनों रिलेट कराना है तो y भी रेंज है और x भी रेंज है, और रेंज निकालने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक बार वर्टिकल एक्सिस में अप्लाई कर देंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अप्लाई कर देंगे। बट अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये अप्लाई करना है तो सबसे पहले मेरे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट करना हमने पहले ही आपको सिखाया था, सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए तो इधर साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ की बात करें तो वही चीज यहाँ लगी होगी वेक्टरली। वेक्टरली भी तो कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या लेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी कैन से दैट बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस cos थीटा। सो ये कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे u cos थीटा। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस इनटू sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, u cos थीटा एंड u sin थीटा। सिंपली कुछ नहीं है, आराम से u को u cos थीटा u sin थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान से देखिएगा बस। अब बेटा हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे क्या मिल गई? u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या मिल गई? u cos थीटा। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? तो आपको और हमें अच्छे से मालूम है एक्सेलरेशन तो केवल अर्थ की वजह से लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। दैट मींस जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी तो ये नीचे लग रहा होगा, दैट मींस रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा, माइनस जी की तरह एक्ट कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं लग रहा होगा कि u cos थीटा में कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, हमने कोई मोटर और इंजन लगाया नहीं है। और हॉरिजॉन्टल में अर्थ एक्सेलरेट करती है नहीं, वो तो वर्टिकल में करती है डाउनवर्ड्स। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is s is equal to ut plus half at स्क्वायर। इसको हम अप्लाई करेंगे एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक बार वर्टिकल एक्सिस में। तो पहले मैंने बात करी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये क्या हो जाएगा? s हो जाएगा बेटा कितना? इन टाइम इंटरवल ऑफ t। किस टाइम में? टाइम इंटरवल ऑफ t। ये हो जाएगा s हो जाएगा x, u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज u cos थीटा। और टाइम कितना लगा था बेटा? t प्लस हाफ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, दैट मींस ये 0 इनटू t स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया, यहां से आ गया x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। सो यहां से हम t लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा? t आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। इसको मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में छोड़ दिया। टाइम क्यों निकाल लिया बेटा? इसलिए क्योंकि बॉडी जब यहां से यहां आई थी तो इसने हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस या वर्टिकल y डिस्टेंस दोनों ही कवर करने में टाइम सेम लिया था t। तो टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए दोनों के लिए क्या होना है? सेम होना है। तो मैंने टाइम का फंक्शन हॉरिजॉन्टल में निकाल लिया है, तो इसको वर्टिकल वाले में पुट कर देंगे। तो अब बेटा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वर्टिकल एक्सिस को। तो इन वर्टिकल एक्सिस क्या होने वाला है? सेम टाइम इंटरवल t में, तो s की जगह क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर y हो जाएगा, u हो जाएगा u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ। a की जगह हो जाएगा माइनस g, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो रिटार्डेशन फील कर रही होगी, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से y कितना आ गया? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब जरा देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे देन व्हाट विल हैपन? यहां से हो जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह पुट कर दिया हमने x अपॉन u cos थीटा, माइनस का हाफ g, t की जगह पुट कर दिया x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ना बेटा यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, y आ गया यहाँ से x tan थीटा माइनस ये हो जाएगा बेटा ऊपर g है, नीचे क्या है बेटा 2, ये u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए
क्या एलएचएस साइड में y का लीनियर फंक्शन मिल रहा है हमें, और आरएचएस साइड में xi की लीनियर फंक्शन, और यहाँ पे क्या मिल गया, स्क्वायर फंक्शन। दैट मींस अगर एक फंक्शन लीनियर और दूसरा स्क्वायर है, दैट मींस द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो यहाँ से डिपेंडेंसी आ गई, y इज डिपेंडेंट ऑन x स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ही y और x स्क्वायर के साथ डिपेंडेंट हो गया, हमें बस इतना कह देना है, हेंस द पाथ इज पैराबोलिक। कुछ नहीं करना है। अगर एक फंक्शन लीनियर और दूसरा फंक्शन स्क्वायर में आ गया और डिपेंडेंट है, दैट मींस वो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 2D और 1D में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में क्लियर हो गया। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ये प्रूफ कैसे हो रहा है, होता है कि नहीं होता, ये क्लियर हो गया। सो आज के लिए इतने रखेंगे। नेक्स्ट सन पे हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कितनी वो मैक्सिमम हाइट गेन करता है, कितनी वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है, और कितनी देर तक वो हवा में रहता है, एयर में रहता है, दैट इज फ्लाइट टाइम। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिनेमैटिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।